Hello, students. Welcome to online English classes. Today, we will study our first chapter, The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह के बारे में बेटा हम पहले ही जान चुके हैं. Today, we will study or read our chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी. वह बूढ़ी और झुर्रियों वाली रही थी जिसे मैं 20 सालों से जानता था. वह बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी. People said that she had once been young and pretty. And had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थी और उनका एक पति भी था, परंतु इस पर विश्वास करना कठिन था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece होता है बेटा एक तरह की अंगीठी होती है, एक टाइप से अंगीठी होती है जो ब्रिटिशर यूज करते हैं, ब्रिटेन वाले. I will show you what is mantelpiece. This is mantelpiece. और जो खुशवंत सिंह के दादा हैं उनकी पिक्चर है वो अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी ड्राइंग रूम में. मेरे दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटका था. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने उनकी छाती के बड़े हिस्से को ढक रखा था और वह कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी एक पत्नी या बच्चे हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे ऐसे दिखाई देते थे मानो उनके बहुत अधिक पोते और पोतियां हों. As for my grandmother, being young and pretty, that thought was almost revolting. जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, यह विचार ही भयंकर प्रतिक्रिया पैदा करने वाला था. Thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets he used to tell us. वह अक्सर हमें खेलों के बारे में बताती थी जो वह बचपन में खेला करती थी. यह उनके लिए बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय प्रतीत होता था और हम इसे पैगंबरों की कहानियां जैसा मानते थे जो वह हमें सुनाया करती थी. She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा ही छोटे कद की, मोटी और कुछ झुकी हुई थी.
Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसके चेहरे पर झुर्रियां थी जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी, कहीं से कहीं जाती थी. No, नहीं. We were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें विश्वास था कि दादी हमेशा ही उसी रूप में रही थी जिस रूप में उन्हें जानते थे. खुशवंत सिंह का मानना है कि दादी हम तो वैसे ही देखते आ रहे हैं जैसे पहले थी. Old, बूढ़ी, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. 20 years. 20 years. वह बूढ़ी इतनी बूढ़ी कि वह इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी और वह 20 सालों से उसी आयु पर ठहरी हुई थी. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. वह कभी सुंदर न रह सकी होंगी, परंतु वह हमेशा सुंदर थी. वह बेदाग सफेद कपड़े पहने घर में लंगड़ाती हुई घूमती थी. अपनी झुकी हुई पीठ को संतुलित करने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती और दूसरे हाथ से वह अपनी माला के मोतियों को घुमाती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. उनके चांदी जैसे बाल उसके पीले सिकुड़े हुए चेहरे पर बेतरतीब से बिखरे हुए थे और उनके होठ लगातार न सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे. हाँ, यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. वह सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. वह पर्वतों में सर्दी के दृश्य की तरह थी, स्वच्छ सफेद शांति का विस्तृत क्षेत्र जहां शांति तथा संतोष समाया था. कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city, and we were constantly together. मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़ गए जब वे शहर में रहने के लिए चले गए और हम दोनों लगातार साथ साथ रहे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी तो
तो अपनी सुबह की प्रार्थना को वह एक नीरस स्वर में गुनगुनाती रहती थी, इस आशा में कि मैं उसे सुनकर याद कर लूं। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ प्यारी लगती थी, परंतु मैंने कभी इसे याद करने की परवाह नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. फिर वह मेरी लकड़ी की तख्ती ले आती, जिसे उसने पहले से ही धोया हुआ था और पीली मिट्टी से लेप किया हुआ था। एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम, इन सबको एक मंडल में बांध देती थी और इसे मुझे दे देती। फिर एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन व चीनी लगाकर हम नाश्ता करते और स्कूल जाते। वह कई बासी रोटियां अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ सटा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। जब बच्चे पंक्तियों में बरामदे में दोनों तरफ बैठकर वर्णमाला दोहराते थे या एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, मेरी दादी अंदर बैठकर धर्म ग्रंथों का पाठ किया करती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. जब हम दोनों का काम पूरा हो चुका होता था तो हम दोनों वापस साथ साथ जाते थे। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। वे हमारा पीछा हमारे घर तक घुर्राते और एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए उन रोटियों के लिए करते थे जो हम उनके पास फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. पता होता है बुला लिया। जब मेरे माता पिता शहर में आराम के लिए बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship. यहाँ हमारी मित्रता में मोड़ आ गया। Although we shared the same room, my grandmothers no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मैं और दादी। मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी।
मैं मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल में जाता था। वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं थे। वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं थे। और दादी हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। दादी ने घर के आंगन में ही चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कुछ समय तक वह मुझे लगातार जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही थी। जब मैं वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया बेटा। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principles, the world being round, etc. This made her unhappy. मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान की छोटी बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी गोल होने की बातें बताता था, जिससे वह दुखी हो जाती थी। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. वह मेरे लेसन्स में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर विश्वास नहीं करती थी और इससे दादी को इस बात का दुख होता था कि वह परमात्मा और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा व्यर्थ थी, ये दादी का मानना था और उन पर विश्वास नहीं करती थी। और इस बात का दुख था कि दादी को इस बात का दुख था कि वहाँ परमात्मा और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। एक दिन मैंने दादी को आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। वह बहुत परेशान हो गई। उनके अनुसार संगीत का संबंध अश्लीलता से था, या भिखारियों और वेश्याओं का एक एकाधिकार है और भले लोगों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी चुप्पी का अर्थ असहमति था। ठीक है, वो नाराज थी इस बात को लेकर कि तुम्हें संगीत सिखाया जा रहा है। इसके बाद वह मुझसे कभी कभार बोलती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. जब मैं विश्वविद्यालय गया, मुझे मेरा कमरा दिया गया। मित्रता की साझी कड़ी टूट गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation. अब दादी ने एकांत को स्वीकार कर लिया था।
बिना किसी प्रभाव के स्वीकार कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Talk to anyone. Spinning wheel means चरखा। अब वे बात करते हुए अपने चरखे को नहीं छोड़ती थी। किसी से बात करने के लिए अपना चरखा चलाना नहीं छोड़ती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह अपने चरखे पर बैठी रहती और प्रार्थना का उच्चारण करती रहती, भजन गाती रहती। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of choppings. Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never swayed them away. She used to be the happiest half hour of the day for her. केवल दोपहर में वह थोड़ा आराम करने के लिए चिड़ियों को दाना डालती। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती और उनकी चहचहाहट से सचमुच के पागल खाने जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाता। कुछ आकर उनकी टांगों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पर, कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। वह मुस्कुराती रहती परंतु कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। यही उनके लिए दिन का सबसे सुखद आधे घंटे का समय होता था। आधे घंटे का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी बहुत बेचैन हो जाएगी। मुझे 5 वर्ष के लिए दूर रहना था और उनकी उम्र में कोई कुछ नहीं बता सकता था, परंतु मेरी दादी बता सकती थी। वह भावनाओं में बहने वाली नहीं थी। वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई परंतु वह बोली नहीं और न ही कोई भावना प्रकट की, कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं किए। उनके होठ प्रार्थना करते हुए हिलते, उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां माला के मोतियों को रटने में व्यस्त थी। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चला गया तो मैंने उस गीले निशान की छाप को अपने पास रखा, शायद जैसे वह हमारे बीच शारीरिक संबंध का लास्ट निशान था, अंतिम निशान था। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arm, I could hear her reciting her prayers
even on the first day of my arrival. Her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं 5 साल बाद घर में वापस लौटा और उन्होंने और उनसे स्टेशन पर मिला। मैं 5 साल घर वापस लौटा और उनसे स्टेशन पर मिला। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखी। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखी। उनके पास अभी भी बातों के लिए समय नहीं था। और जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और मैंने उनकी प्रार्थना को सुना। मेरे आने के पहले दिन भी उन्होंने सबसे खुशी के पल उसके साथ थे, उनके साथ थे, जब वह चिड़ियों को अधिक समय तक बनावटी डांट फटकार के साथ खिला रही थी। बनावटी डांट फटकार के साथ खिला रही थी चिड़ियों को, झूठ मूठ का डांटना। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. शाम को उनमें एक बदलाव आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी ढोलक ली और गाना शुरू किया। कई घंटों तक वह पुरानी ढोलक की ढीली पड़ी ढाल पर थपकी देती रही और योद्धाओं के वापिस घर लौटने वाले गीत गा रही थी। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. बेचारी दादी। हमें उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम न करने को मना किया हुआ था, रोका हुआ था। यह पहला अवसर था जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। ये फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि यह उतर जाएगा। But my grandmother thought differently. परंतु मेरी दादी का विचार अलग था। She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the closest of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब दादी का विचार अलग था। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक था। दादी ने उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके जीवन का पहला पाठ बंद होने के कुछ घंटे पहले ही उसने प्रार्थना करना छोड़ा था और वह समय उनके साथ बातें करने में व्यर्थ करने नहीं जा रही थी। उनके साथ बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करने जा रही थी। We protested नहीं, कुछ रह गया। She omitted pray, not going to waste any. We protested. हमने विरोध किया। परंतु she ignored our protest
She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. Aha. Dadi passed away. हमने विरोध किया परंतु उन्होंने हमारे विरोध की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह शांति से बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करती रही और माला फेरती रही। इससे पहले कि हम संदेह भी कर सकते, उनके होठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों में से गिर पड़ी। निर्जीव लाइफलेस उंगलियों से गिर पड़ी, निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वह मर गई हैं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. रिवाज के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लेटा दिया और एक लाल कफन से ढक दिया। लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटों के शोक के बाद हमने उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chopping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quickly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. रिवाज के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लेटा दिया, क्या हमने पढ़ा। उसके बाद उनको लाल कफन से ढक दिया गया। कुछ घंटों के शोक करके उनके अंतिम संस्कार के प्रबंध के लिए छोड़कर चले गए अकेले। शाम को हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। सूर्य छिप रहा था। उनके कमरे व बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। हम आंगन के बीच में ही रुक गए, सारे बरामदे में और उनके कमरे में, ठीक वहाँ तक जहाँ वह मृत लेटी थी। सख्त लाल कफन में लिपटी पड़ी थी और सैकड़ों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी। हमें पक्षियों के प्रति संवेदना हुई तथा मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उसने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जैसे मेरी दादी किया करती थी और इसने उनकी तरफ फेंक दिया। चिड़ियों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम मेरी दादी के शव को लेकर चल पड़े, वे चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े
झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। चिड़िया भी, चैप्टर कंप्लीट हो चुका बेटा अपना। चिड़िया भी दुखी हो गई कि दादी अम्मा तो चली गई है।